चलो आज देखते हैं। पेन इधर है ना। आइए शुरुआत करते हैं आप सबों के बीच आकर के कुछ चीज़ों का जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है आपके लाइफ में। चलिए आज यूपीएससी का जो सीसेट होता है उसी के अंदर कुछ प्रश्न पूछे गए थे मैथमेटिक्स का, और उन्हीं प्रश्नों का आज हम सॉल्यूशन जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने अगर कोई प्रश्न आ रहा है फिलहाल में, तो हम क्या करेंगे, पहले उस प्रश्न के हर एक आयाम को समझने की कोशिश करेंगे। हम कतई धड़फड़ी वाला काम नहीं करेंगे। कारण है कि एक बार सीखेंगे और जिंदगी भर के लिए सीखेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। जब अभी हम कक्षा की शुरुआत करेंगे तो जो प्रश्न आपके सामने आएगा ना, जो भी प्रश्न आएगा, बहुत कम प्रश्न कराएंगे, 2-3 गो क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, 2-3 गो क्वेश्चन कराएंगे बस। और इतना इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए कि आप जब इसको देखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट जब धीरे धीरे क्लियर होगा ना, तो कहिएगा हाँ स्लो पढ़ेंगे, समय बर्बाद किए हैं वीडियो के पीछे तो कुछ सीखे हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, चलेंगे हम अपने कक्षा की तरफ। तो वैसे मतलब जो है स्लाइड ढेर सारे क्वेश्चन का बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे ना भाई कि जो प्रश्न आपके सामने आएगा उस प्रश्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले बताएंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप सीख लेंगे तब उस प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न के हर एक शब्द पर ध्यान देंगे, हर एक शब्द का व्याख्या करने का कोशिश करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए सॉरी, आइए देखते हैं कहाँ क्या है। तो हम स्लाइड जो बनाए थे यही ना है जी, 17 MB 16 MB यही होने वाला होगा शायद। तो यही है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग सीसेट का पेपर। ये पीवाईक्यू है 2025 का, 2025 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और ये निकाय भारत सरकार के बहुत सारे पदों के लिए केवल परीक्षा का आयोजन करवाती है। इनका काम केवल परीक्षा का आयोजन है। और संघ लोक सेवा आयोग के अंदर जितने भी टाइप्स के एग्जाम होते हैं उन्हीं एक एग्जाम में से एगो है जो सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करता है आप सबों के लिए, वो है सिविल सेवा परीक्षा, ठीक है। और इसी की तैयारी अभी आप लोग कर रहे होंगे। तो जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे ना, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है मूल रूप से आपको 3 चरणों में आयोजित होती है। पहला चरण को प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण को मुख्य परीक्षा, और तीसरा और अंतिम चरण को हम बोलते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर 2 प्रश्न पत्र आते हैं। एक प्रश्न पत्र को बोलते हैं जीएस पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट। दूसरा होता है सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दूसरा पेपर होता है। 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें मैथमेटिक्स भी शामिल होता है, और हर एक प्रश्न 2.5 अंकों के होते हैं। तो कुल मिलाकर के 80 प्रश्न, ठीक है। और 2.5 अंकों के अगर प्रश्न होंगे तो आपका पूर्णांक बनेगा 200। समझ पा रहे हैं इन बातों को, ठीक है। तो उन्हीं 200 अंकों की परीक्षा में आप अगर उत्तीर्ण होते हैं तो आपका क्या कहते हैं सामान्य अध्ययन फर्स्ट का पेपर चेक होता है। तो उसी प्रश्न में से कुछ प्रश्न को हम उठा करके लाए हैं आपके सामने, जो कि 2025 में आया था। समझ पा रहे हैं, 2025 में आया था। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। एक गो डिस्कस हो जाए, 4 गो डिस्कस हो जाए, आपके सामने होगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि यदि n स्क्वेयर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है, तो कह रहा है कि n में कितने अंक होंगे। समझ पा रहे हैं, इस प्रश्न को आप समझिएगा बाद में। बेसिक की तरफ हम चलते हैं भाई, मेरे समझना। एक चीज याद रखिएगा, ये क्या है तो कहिएगा सर ये 1 है। 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है
एक ही होता है। एक की संख्या को 2 बार लिख दीजिए, यानी 11 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, कहिएगा सर 121 होता है। अगर हम एक की संख्या 3 बार लिख दें तब करेंगे तो 121 गुना 121 करेंगे आप, तो क्या आपको उत्तर मिलेगा पता है, 12321। समझ पा रहे हैं आपको? अगर यही एक 4 बार आ जाए, ठीक है, और इसका पावर अगर आप, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमसे, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 2 लिखना था, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1111 का वर्ग निकालेंगे तो होगा 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, तो ये एक तरह के संख्याओं का पैटर्न है। ठीक है, ये संख्याओं का क्या है, एक पैटर्न है। अगर कहीं पर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो इस संख्या के पैटर्न का ध्यान रखेंगे। यानी अगर आप कहीं भी जिंदगी में 1 का वर्ग निकालेंगे तो उत्तर होगा 1, 11 का निकालेंगे तो 11 गुना 11 करेंगे तो 121। ठीक है, 111 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 12321। ठीक है, अगर 4 बार 1 लिख के वर्ग करेंगे इसका, यानी 1111 को अगर आप 1111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1234321। ठीक है, ये एक संख्याओं का खास पैटर्न है। क्या है, संख्याओं का एक खास पैटर्न है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है n स्क्वायर, क्या लिखा हुआ भाई मेरे, यहाँ पर n स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है भाई, कहाँ तक गया हुआ है, 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यही है ना। यानी अगर n स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो आप बताइए कि n में कितने अंक होंगे। ये नहीं पूछ रहा है कि n क्या होगा, भाई समझना। अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, अगर 4 बार 1 है तो गिनती सीधी गई है 1 2 3 4 तक। 4 बार 1 है तो 4 तक गिनती सीधी गई है, उसके बाद गिनती घटते क्रम में आ गई है। यहाँ 3 बार 1 है तो गिनती गई है 1 2 3 फिर 2 1। अगर 2 बार 1 है तो गिनती गई है 1 2 फिर 2 से घटते क्रम में। देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए भाई मेरे कि n स्क्वायर का वैल्यू इसी पैटर्न पर है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया है। इसका मतलब ये है ना कि ये कहीं ना कहीं, ये n स्क्वायर कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका वर्ग रहा होगा। किसका वर्ग रहा होगा, ठीक है, इन संख्याओं का ये वर्ग रहा होगा। तो जरा बताइए मुझे कि इन संख्याओं में, ठीक है, कितने अंक हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितना अंक है, 9 अंक है। कितना अंक है मेरे भाई, 9 अंक है। कितना अंक है, 9 अंक है। तो बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। बी इज 9, बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। अगर यहीं पर बहुत बातें होती है वो भी हम बताएंगे। बहरहाल इस सवाल को आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, यदि n धन पूर्ण संख्या है। समझना भाई मेरे, अगला क्वेश्चन है कि यदि n एक धन पूर्ण संख्या है। क्या है, n एक धन पूर्ण संख्या है, तो अगर हम 1 के पावर n प्लस 2 के पावर n को 4 से डिवाइड करेंगे तो कुल कितने शेष बचेंगे। ये नहीं पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा, ये पूछ रहा है कि कितने शेष बचेंगे। दैट मीन्स समझिए बात को, बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि n एक धन पूर्ण है। समझना, n है, n एक धन पूर्ण है। देखना समझना, n क्या है, एक धन पूर्ण है। ठीक है, धन पूर्ण का मतलब क्या होता है, धन पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, इसको समझना पहले। अगर धन पूर्ण संख्या की हम बात करेंगे तो सबसे पहले पूर्ण संख्या क्या होता है इसको जानिए। तो कहिएगा सर पूर्ण संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या भाई
हाँ, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इंफिनिटी तक जाती है, यही ना होती है। तो अब बताओ, ये सारी की सारी संख्या पूर्ण है, लेकिन 0 से इंफिनिटी तक 0 1 2 3 4 5 ये क्या है? ये है पूर्ण संख्या। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या कि धन पूर्ण संख्या। क्या कह रहा है? धन पूर्ण संख्या। तो देखिए, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां धन पूर्ण कह रहा है। इसका मतलब ये है कि 0 जो है अपना, भाई मेरे समझना, 0 जो है ये सॉरी, 0 जो है ये अपना, ये तो धनात्मक है ही नहीं। तो हम जब यहां धन पूर्ण की बात करेंगे तो इसमें शामिल क्या क्या होगा? तो इसमें शामिल हो जाएगा हमारा 1 2 3 etc। इसमें 0 शामिल नहीं होगा, यही कहना चाह रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? समझिए। तो क्या है बात यहां पर कि n एक धनपूर्ण संख्या है। इस बात का ये आशय निकला कि n का जो वैल्यू होगा, n का जो वैल्यू होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण तो कहलाएगा, लेकिन धन पूर्ण नहीं कहलाएगा। तो शर्त है कि n है धन पूर्ण संख्या। दैट मीन्स n का वैल्यू 1 2 3 4 5 सो ऑन इंफिनिटी होगा। इस स्थिति में भाई समझना, इस स्थिति में कह क्या रहा है, यदि n एक धनपूर्ण संख्या है तो आप ये बताइए कि अगर हम 1 का पावर n, समझना, 1 का पावर n प्लस 2 का पावर n को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? नहीं, रिमाइंडर जो बचेगा उसकी संख्या कितनी है? रिमाइंडर जो बचेगा उसकी संख्या कितनी है? समझना, कह रहा है कि रिमाइंडर जो बचेगा उसकी संख्या क्या है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि क्या क्या रिमाइंडर बचेगा, कह रहा है रिमाइंडर जो बचेगा उसकी संख्या क्या क्या है। कहने का अर्थ, इस बात को भी हम एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमारा तबीयत खराब है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, हम धीरे से बोलेंगे। ठीक है, इस बात का क्या आशय निकल रहा है समझिए। अगर मान लीजिए कोई संख्या x है, अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो जरा बताना कि रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। तो कहिएगा सर अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा इस नंबर को तो क्या कहते हैं, रिमाइंडर बच सकता है 5 से छोटा या 0। तो 5 से छोटा क्या क्या है? अगर x को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो हमेशा रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 नहीं बचेगा। 5 कभी भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 5 कभी भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये नहीं पूछता है, यहां ये नहीं पूछ रहा है कि क्या क्या रिमाइंडर बचेगा या क्या रिमाइंडर बचेगा। यहां पूछ रहा है कि जो जो रिमाइंडर बचेगा उसकी संख्या कितनी है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो समझना, हर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मस्त चीज है, इसको समझिए। तो क्या कह रहा है कि भाई रिमाइंडर की संख्या क्या होगी, क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा सोचिए, n का वैल्यू हम ले क्या क्या सकते हैं। तो आप कहिएगा सर केस फर्स्ट उठाइए, आप ऐसा करिए, केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, केस किसकी बात करें? फर्स्ट की बात करें। भाई मेरे समझना, थोड़ा सा समय बचा रहे हैं हम। केस फर्स्ट की हम बात करते हैं, 1 सेकंड देना मुझे। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, केस, और थोड़ा समय देखते हैं बचता है, इसको कॉपी करें। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी हम केस की बात कर रहे हैं। यानी केस फर्स्ट में क्या होगा? केस फर्स्ट में ये होगा, भाई आप धन पूर्ण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि n जो है हमारा, ये n क्या होगा? n क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सो ऑन इंफिनिटी तक
हो सकता है n, लेकिन क्या n जीरो होगा? तो कहिएगा जीरो नहीं होगा। जीरो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि n एक धन पूर्ण संख्या है, न कि पूर्ण संख्या है। तो हम n का वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर n का वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? अगर n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 का पावर 1 हुआ, प्लस 2 का पावर 1 कितना हुआ? 2 बटे कितना? 4। तो जरा बताना रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 2 1 3, 3 को 4 से डिवाइड करिएगा भाई, मेरे समझना। 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम्स रिमाइंडर कितना बचा? 0 टाइम्स लगेगा और रिमाइंडर आपका बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो अगर 2 1 3, 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। कोई दिक्कत? समझना आप थोड़ा सा भी ये मत सोचिएगा कि वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम जो है इसको स्किप करके चल जाए। चलिए, आपने देखा यहां पर क्या हुआ, देखा ना। आइए सेकेंड केस में क्या करते हैं। सेकेंड केस अपना क्या है, इसको भी जरा ध्यान से देखिए। सेकेंड केस अपना जो है, सेकेंड केस क्या है? अगर n का वैल्यू हम कितना रखे यहां पर n क्या रखे भाई? 1 रखे। अब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 का पावर 2 हुआ 1, और 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4 हुआ बाय 4। यानी अब यहां पर देखिएगा 4 1 5, 5 में 4 से भाग दिए। देखिए 4 से 5 को डिवाइड किए तो क्या बचा? रिमाइंडर 1 बचा। तो कहेंगे यहां पर सर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक है, n का वैल्यू कितना रखे यहां पर? 2। जब n का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। मेरे भाई समझना, अगर हम यहां पर तीसरे केस में क्या करते हैं, n के वैल्यू को अब 2 से 3 करते हैं। n का वैल्यू अगर हम 2 से क्या करें? 3 कर दें तो क्या होगा? तो 1 का पावर 3 करिएगा तो 1 होगा, 2 का पावर 3 करिएगा तो 8 होगा, बाय 4 करिए। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 8 1 9 में 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, रिमाइंडर 1 बच रहा है। समझना, हाँ समझना यहाँ पर भाई, रिमाइंडर क्या बच रहा है? यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है n का वैल्यू कितना रखने पर? 3 रखने पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जरा सोचना, 1 मिनट देना। सॉरी, 1 मिनट। हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? थोड़ा 1 मिनट देना। ये बोर्ड जो है ना थोड़ा सेंसिटिव नहीं है कि क्या है, आप कहीं छूट जा रहा है, कोई नंबर से छूट जा रहा है तो ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चूंकि हम लिख नहीं पाएंगे तो थोड़ा समझिएगा। तीसरा केस हुआ, अगर हम चौथे केस की बात करें, चौथा केस हमारा क्या है यहीं पर देखते हैं। इसको थोड़ा ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप आएंगे, जरा समझना यहाँ पर क्या है। केस थर्ड हुआ, अब केस फोर्थ में देखेंगे। केस 4 अगर आप देखोगे तो क्या होगा भाई, हमारी जो संख्या है सर्वसमीका है 1 के पावर n प्लस 2 के पावर n के फॉर्म में है। तो 1 का पावर अब 4 चौथे केस में क्या रखेंगे? 4, 1 का पावर 4 1 होगा, और 2 का पावर क्या होगा? 4। तो 2 का पावर 4 होगा 16, और इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड। तो भाई 16 1 17 में 4 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। कब? जब n बराबर 4 रखेंगे। ठीक है, फिर देखिए केस 5 भी आप देख लीजिए। केस 5 में भी अगर आप n के जगह 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 32। तो 32 1 33, 33 बटा 4 करिएगा, 4 8 है 32, रिमाइंडर फिर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो आपने देखा कि भाई
रिमाइंडर की अगर बात करें तो एक बार रिमाइंडर 3 बच रहा है, बाद बाकी हर एक जगह रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 1 बच रहा है, 1 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर कितने बचे, रिमाइंडर क्या नहीं बचा, रिमाइंडर कितने बचे, तो रिमाइंडर बचे एक 3 और दूसरा 1, तो कुल मिलाकर के रिमाइंडर क्या हुआ, 2 हुआ। समझ रहे हैं, इसका उत्तर ये होगा। वीडियो बड़ा हो रहा होगा, समझ रहे हैं हम, लेकिन बढ़िया से समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। बड़ी अच्छा से हम समझा रहे हैं, तो बुझो इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि मान लीजिए कि P बराबर Q Q Q कोई 3 अंकों की संख्या है, तो P और 481 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, समझना। कह रहा है कि P बराबर Q Q Q, इसका मतलब कि एक संख्या है जिसको ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई एक संख्या P है, ठीक है। एक संख्या क्या है, P है। एक संख्या क्या है, P एक संख्या है, ठीक है, जो है ऐसा कि वो 3 अंकों की है। क्या है वो, 3 अंकों की संख्या है। भाई मेरे कितने अंकों की है, 3 अंकों की। तो भाई समझना, अगर P इक्वल Q Q Q है, तो 3 अंकों की संख्या अगर P है, तो क्या P को नहीं लिख सकते हैं हम इस तरह से, सॉरी, P को नहीं लिख सकते हैं हम 111 गुना Q, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों क्यों लिखेंगे भाई, क्यों लिखेंगे ऐसा, तो अगर Q को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Q Q Q। कोई दिक्कत, समझना इस बात को, ठीक है। Q बराबर लिख सकते हैं 111 गुना Q, ठीक है। अगर कहीं पर Q 2 अंकों की संख्या रहती तो हम ऐसा लिख सकते कि 11 गुना Q, यानी ये हो गया Q Q Q, ये हो गया Q Q। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि P बराबर Q Q Q कोई 3 अंकों की संख्या है, और P यानी वो 3 अंकों की संख्या, देखिए यहां कह रहा है P और Q का महत्तम समापवर्तक 481 है। समझ पा रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि एक 3 अंकों की संख्या है, भाई समझना, एक 3 अंकों की संख्या है और एक दूसरी संख्या है 481, जिसका महत्तम समापवर्तक आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए, समय गवाएंगे नहीं, बढ़िया से इसको समझेंगे, समय गवाएंगे नहीं, बढ़िया से इसको समझेंगे। आप देखिए, आपको शुरुआत में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम में हम बताए हैं भाई कि देखिए 2-3 गो संख्या है। जैसे अगर 111 की बात की जाएगी ना, 111 की, तो 111 3 से डिवाइड है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 गुना 37। समझ पा रहे हैं। इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज इस सवाल को सजाने में किया गया है, समझ पा रहे हैं। यानी 111 को आप 37 गुना क्या लिख सकते हैं, 3, ठीक है। बात को समझना है, यहां पर 111 37 गुना 3 होता है। तो कह रहा है कि भाई Q Q Q और 481 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। तो देखिए एक बात, अगर हम 4 अंकों की संख्या P है, 4 अंकों की, सॉरी 3 अंकों की संख्या जो P है, जिसको कि हम लिखे हैं Q Q Q, ठीक है। अगर इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं इसको Q इंटू 111, और क्या इसी को लिख सकते हैं Q इंटू 37 गुना 3, हाँ या ना, जरूर लिख सकते हैं। यानी सीधा सा मतलब हुआ कि Q Q Q बराबर होगा हमारा Q इंटू 37 इंटू 3, दैट सॉल्व। चलिए, और दूसरी संख्या है 481। दूसरी संख्या क्या है,
481। तो 481 को आप थोड़ा तोड़ने का कोशिश करिए। सवाल का उत्तर तो 2 सेकंड में दे दीजिएगा ट्रिक से, लेकिन ट्रिक फ्रिक को मारिए गोली अभी। ठीक है, यहां पर है 8 1 9 4 13, यानी 481 है। तो किससे कटेगा जरा गौर करिएगा, जरा गौर करिएगा। ठीक है, तो जरा सोचिए थोड़ा सा कि अगर 481 कहीं लिखा हुआ है ये कटेगा किससे। ठीक है, तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 8 1 9 4 13, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, काट के देखिए, देखिए 7 6 के 42, 6 पर 1 61, नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप इसको करिए क्या, एक बार 37 से काट करके देखिए। किससे काट करके देखिए, 37 से काट करके देखिए। किससे काट के देखिएगा, 37 से। तो अगर 37 से इसको डिवाइड करिएगा, 37 से 481 को डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 37। ठीक है, 37 दिया 111। ठीक है, आप इसको 13 से भी काट करके देख सकते हैं। तो 481 को क्या लिख सकते हैं आप, 481 को लिख सकते हैं 13 गुना 37। क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 37। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो कहिएगा समझ पा रहे हैं। और एन में एक खास बात, सॉरी पी में एक खास बात यो है कि पी 3 अंक की संख्या है। तो जरा बताना कि अगर हम HCF निकालना चाहेंगे, Q इंटू 37 इंटू 3 और 481 का 13 गुना 37, तो हाईएस्ट क्या है, कॉमन 37 है। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 37। क्या हो जाएगा, 37। सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना जी। चलिए, तरीका 2 हुआ। इसका तीसरा तरीका भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना, एक संख्या है P, ठीक है, जो कितने अंकों की है, 3 अंकों की है, 3 अंकों की संख्या है। और एक संख्या है 481। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। अगर आप Q को देखेंगे मन की आंखों से तो आप इसको कहेंगे सर ये है Q इंटू 111। और थोड़ा सा इसको और ध्यान से अगर देखेंगे तो 111 होता है 37 गुना 3 गुना Q। 481 को अगर आप देखेंगे तो कैसे पता करेंगे कि किससे कटेगा, याद रखिए। हम तो अभी कह दिए 37 से करके देखिए, आप कैसे पता करेंगे कि 481 किससे कटेगा। तो गौर से देखिए, 481 देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप सोचिएगा कि 481 के अगल बगल कौन n संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 481 के जस्ट आगे आइएगा, देखिए 21 का वर्ग करिएगा तो 441 होगा। 22 का 484 होता है। देखिए 22 का क्या होता है, 484। तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि 22 का अगर आप वर्ग निकालेंगे, 22 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, 484। यानी 484 481 के जस्ट आगे वाला संख्या है और जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकाले वो 22 है। आप क्या करिए, 1 से लेकर के 22 तक के संख्याओं को ढूंढिए, उसी में से किसी से कट जाएगा ये। तो देखिए 1 से लेकर के 22 तक का जो है, क्या करिए आप अभाज्य संख्या निकालिए। तो हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 और 22 तो अभाज्य है नहीं। आप इन्हीं संख्याओं से काट करके इनको देखिए। 2 से कटेगा 481, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 8 1 9 4 13, 3 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 5 से अंतिम में 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 7 से काट के देखिए, 7 6 के 42, हाँ 7 6 के 42। ठीक है, कितना बचा, 6 पर 1 61, नहीं कटेगा। 11 से काट के देखिएगा, 4 1 5, 5 में से 8 गया, नहीं कटेगा। 13 से काट के देखिए, तो 13 से अगर काटिएगा, 13 से काटिएगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39। देखिए 13 से काटिएगा, अगर 13 से 481 को अगर काटिएगा तो क्या होगा, 13 तिया 39, 13 7 91। यानी 481 को आप लिख सकते हैं
37 गुना 3। तो HCF अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं HCF अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो जरा बताइए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में है और सबसे बड़ा है और कॉमन है। तो कहिएगा हाईएस्ट है 37, कॉमन भी है, दोनों में है तो कॉमन है, फैक्टर है 37, तो इसलिए 37 उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इतना बात आप सीखे। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एगो, देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार आपको बताए हुए हैं, ठीक है, इधर बताए हैं, मतलब 10-15 दिन पहले है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग देखे हैं। देखिए कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हम 5 साल पहले 6 साल पहले एगो वीडियो देखिएगा मेरा, उसमें हम पढ़ाए हुए हैं इस टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को अगर इसी तरह से लिखते जाए तो 489वां अंक क्या होगा। कहने का अर्थ है कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से लिखते जाएं, इस तरह से हम क्या करते जाएं भाई मेरे, इस तरह से अगर हम लिखते जाएं तो लिखते 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 एक ऐसा समय आएगा, हाँ, आप उस समय पर क्या लिखेंगे उसको बताइए। यानी लिखते 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 आप 489वां अंक बताइए क्या लिखिएगा। जैसे देखिए पहला अंक 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा 5 है, छठा 6 है, सातवां अंक 7 है, आठवां अंक 8 है, नौवां अंक 9 है, 10वां अंक 1 है, 11वां अंक 0 है, 12वां अंक 1 है, 13वां अंक 1 है, 14वां अंक 1 है, 15वां अंक 2 है, 16वां अंक 1 होगा, 17वां अंक 3 होगा। इसी तरह से आप 489वां अंक क्या होगा ये बताइए। समझना बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप बड़ा मजा से सीख लीजिएगा, ठीक है। आइए सोचते हैं, जरा सोचना मेरे साथ। 1 से लेकर के अगर आप गिनती लिखना स्टार्ट करोगे, 9 तक जाओगे, तो कुल मिला करके 1 से 9 तक में 9 गो संख्या है, ठीक है। क्या गो संख्या है? 9 गो संख्या, और हर एक संख्या एक एक अंकों की है, तो कुल मिला करके कितना अंक हुआ बताइए मुझे। कुल मिला के कितना अंक हुआ तो कहिएगा 9 अंक। समझना भाई मेरे, 1 से 9 तक की अगर आप गिनती लिखोगे तो 1 से लेकर के 9 तक में कुल 9 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक ही है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं। जब गिनती स्टार्ट होगी 10 से, चूंकि 1 से 9 तक एक ही अंकों की संख्या है, और अगर गिनती 10 से स्टार्ट हुई और यहां 99 तक जाएगी तो कितने संख्या होंगे, पहले इसको जानकारी ले लेते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। तो 10 से लेकर के 99 तक में क्या गो संख्या है, जरा सोचो। 10 से लेकर के 99 तक में कितनी संख्या है, जरा सोचना, ठीक है। 10 से लेकर के 99 तक में क्या गो संख्या है ये सोचिए, ठीक है। दिमाग को आराम से रख के सोचिए, ठीक है। हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, वीडियो नहीं पॉज कर रहे हैं, हम आपको देखना चाह रहे हैं कि आप किस स्तर तक सोच पा रहे हैं। 10 से 99 तक में क्या गो संख्या, तो आप कहिए कि भाई 10 से 99 की बात की जा रही है, इसका मतलब 10 भी शामिल है, 99 भी शामिल है। तो हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक में क्या गो संख्या है, तो कहिएगा 99 गो है। समझना भाई मेरे, 1 से 10 से 99 हम नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं 1 से लेकर के 99 तक में क्या गो संख्या है। 1 से लेकर के 99 तक में 99 गो संख्या है। हमको ज्ञात करना है 10 से 99 तक, इसका मतलब 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को घटा देंगे, तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्या कितनी है, 9। तो 99 में से 9 गया तो क्या गो संख्या हो गया, 90 संख्या। नहीं समझे बात को? नहीं समझे, हमको समझ में आ गया। देखना हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं बताओ 10 से लेकर के 99 तक में क्या गो संख्या है। समझना भाई, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, ठीक है। तो हम करेंगे ऐसा कि भाई हम 10 से लेकर के 99 तक नहीं सोचते हैं, पहले ऐसे सोचते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक में क्या गो संख्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 98 99। 1 से लेकर के 99 तक में कितना होगा,
तो 1 से लेकर के 99 तक में होगा 99 गो संख्या। क्या गो संख्या होगा भाई मेरे समझना, तो कहिएगा 99 गो संख्या होगा 1 से लेकर के 99 तक। तो 1 से लेकर के 99 तक ने 99 गो संख्या है। हमको पूछ रहा है 10 से लेकर के 99 तक, इसका मतलब जो पूछ रहा है उसमें 10 शामिल है। तो हम क्या करेंगे, 10 से जस्ट पहले वाली जो भी संख्या होगी, जितनी भी संख्या होगी उसको घटा देंगे। तो 10 से 99 तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक जितनी संख्या होगी उसको घटा देंगे। तो 1 से लेकर के 9 तक जो है 9 गो संख्या है उसको घटा देंगे तो 90 गो संख्या बची। यानी 90 गो संख्या 10 से लेकर के 99 तक में है। क्या गो है, 90 गो संख्या। तो भाई 10 से लेकर 99 तक में, 10 से लेकर 99 तक में कितना संख्या हुआ, तो कहिएगा सर 90 गो संख्या है। भाई सुन 10 से 99 तक में कितना संख्या, 90 गो संख्या। और हर एक संख्या देखना कितने कितने अंकों का होगा, 10 भी 2 अंक का, 11 भी 2 अंक का, 12 भी 2 अंक का, यानी हर एक संख्या 2-2 अंकों का है। तो यानी 90 दूना 180 डिजिट हुआ, 90 दूना 180 डिजिट हुआ, 90 दूना 180 डिजिट हुआ। कहां से कहां तक, यानी 10 से लेकर के 99 तक में कितना डिजिट हुआ, 180 डिजिट। ठीक है। और अगर 1 से लेकर के 99 तक कुल डिजिट की बात करेंगे तो इसमें 9 डिजिट और जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 189 डिजिट। समझना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझ। अब चलो, जिसने 99 को पार करेंगे तो घुसेंगे कहां पर, 100 पर। तो गिनती शुरू होगी 100 से। ठीक है, और 3 अंकों में कहां तक पहुंच पाएंगे, तो कहिएगा सर बेसी ने 999 तक जाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे तो 4 अंक हो जाएगा। तो जरा बताओ सबसे पहले मेरे भाई कि 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्या है, कितना अंक है, ये हमने पूछ रहे हैं, हम ही पूछ रहे हैं कि 100 से लेकर के 999 तक में क्या गो संख्या है, अंक नहीं, पहले संख्या बताओ। तो कहिएगा सर अभी तो आप कहे हैं कि 999 तक में कितनी संख्या है, इसको पता करने के लिए बड़ा आराम से 1 से लेकर के 999 तक सोचते हैं, 1 से लेकर के 999 तक सोचते हैं। तो 1 से लेकर के 999 तक में क्या गो संख्या, तो 999 गो संख्या। लेकिन 1 से लेकर के 999 में 999 संख्या है, हमको पूछ रहा है 100 से। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 99 तक जो भी संख्या होगी उसको घटा देंगे। तो 1 से लेकर के 99 तक कितनी संख्या है, तो कहिएगा सर 99 संख्या है। तो 999 में से 99 घटा देंगे तो क्या गो संख्या होगी, 900। यानी 1 से लेकर के 999 में 999 संख्या, और 1 से लेकर के 99 तक में 99 संख्या। तो ये जो 900 बची, ये संख्या क्या है, 100 से लेकर के 999 तक। तो कितनी संख्या हुई, तो 900 संख्या हुई। प्यारे बच्चों, हर एक संख्या कितने कितने अंकों की, 3-3 अंकों की। कितने कितने अंकों की, 3-3 अंकों की। हर एक संख्या कितने कितने अंकों की, 3-3 अंकों की। तो 900 या 2700, समझ पा रहे हैं। यानी 100 से 999 तक में 2700 अंक होगा। संख्या 900 होगी, अंक 2700 होगा। और अगर हमसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल 1 से लेकर के 999 तक में बताओ, तो कितना हो जाएगा, 189 इसमें और जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, तो कहिएगा 9, ठीक है, 8, समझ पा रहे हो, 7, 1, 8, ठीक है, और इधर 2, यानी 2889 डिजिट। समझ पा रहे हैं ना, इस चीज को आप ध्यान रखिए ना, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके जिंदगी में ही, तो आप बाद में कहिएगा। देखिए अब क्या करते हैं, इसको जरा छोटा करिए। तो अभी ओवरऑल इसी संदर्भ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। भाई आप कहिएगा, अभी सर आपने कहा कि अगर हम 1 से लेकर 9 तक गए तो 9 नंबर हुआ और एक 9 संख्या हुआ,
9 नंबर हुआ और 9 डिजिट हुआ, ठीक है। अगर 1 से लेकर के 99 तक गए तो 99 गो नंबर हुआ, लेकिन 189 गो डिजिट हुआ। देखना 1 से लेकर के अगर 999 तक गए तो 999 गो क्या हुआ, नंबर हुआ, लेकिन 1 से लेकर के 999 तक में 2889 को क्या हुआ जी, 2800 ही हुआ ना, 27 1 2889, 2889 गो डिजिट हुआ। समझ पा रहे हैं। इसी तरह से देखना, यहां देखिए एक के बाद, यहां देखिए यहाँ एक क्या बार है, 0 बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ 1 2 बार है। अगर हम 1 से लेकर के 4 गो 9 तक ढूंढेंगे तो हमको 9999 गो नंबर होगा। देखना यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए जय गो 9, यहाँ पर क्या गो 9, 1 गो 9, तो यहाँ पर 1 गो 8 में, यहाँ पर 2 गो 9, तो यहाँ पर 1 गो कम 8, 2 गो 9 तो 1 गो 8, 3 गो 8, 3 गो 9 तो 2 गो 8, 4 गो 9 तो 3 गो 8, ठीक है। और देखिए बाद में समझना, और यहाँ पर 9 देखिए, 1 गो, 2 गो 9 तो 1 गो 9, 3 गो 9, ठीक है, तो 1 गो 9, तो यहाँ पर 4 गो 9 होगा, फिर भी 1 ही 9 होगा। समझ पा रहे हैं। इसी तरह से आप इस सीरीज को ध्यान में रख लेंगे। भाई समझा कि नहीं समझा, ये बात बताओ हमको केवल इतना, तो कहिएगा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी सवाल को समझाने के लिए इतना कर रहे हैं हम, बताए हुए हैं, इसका तुरंत उत्तर निकाल देंगे, उत्तर तो न होगा, 1 सेकंड में निकाल लेंगे, लेकिन हम समझा रहे हैं क्यों, इस बात को समझिए। अब देखिए 489वां अंक है। देखिए अगर गिनती 1 से लेकर के 9 तक ही खत्म हो गई होती तो 9 अंक होता, ठीक है। यहां पर 1 से लेकर के गिनती 99 तक गई रहती और खत्म हो गया रहता तो 189 अंक होता, ठीक है। या अगर अंक की संख्या 172 है, इसका मतलब यह है कि गिनती 99 से पहले खत्म हो गई है। अगर अंक की संख्या 2889 से कम है, इसका मतलब यह है कि गिनती 999 से पहले खत्म हुआ। भाई समझ नहीं, यहाँ अगर अंक 2889 होगा तो इसका मतलब गिनती 999 तक गई होगी, लेकिन अगर अंक 2889 से कम है, इसका मतलब गिनती भी 999 से पहले खत्म हो गई होगी। तो हम गिनती देखते हैं कहां तक जाती है। तो देख यहां पर अंक कह रहा है 489वां अंक। भाई मेरे समझ, यहां पर कह रहा है कि 489वां अंक, 489वां अंक, इसका मतलब कि गिनती 99 से ऊपर गई होगी और 999 से पीछे रही होगी। यानी ये जो अंक है 489, ये 489 अंक जो है ये 999 के गिनती से पहले और 189 के गिनती के बाद आता है। तो हम सीधे लिखते हैं, सोचो कि भाई 1 से लेकर के अगर हम 99 तक जाते हैं तो कुल मिला करके 99 गो नंबर होता है और 189 गो अंक होता है। तो हम क्या करते हैं कि 489 अंक में से 489 अंक में से 189 अंक को माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेगा भाई, 300 अंक बचेगा। कितना अंक बचेगा, 300 अंक बचेगा। यानी कहने का कि हमको तो पता है ना कि 1 से लेकर के 99 तक की गिनती में 189 अंक होता है और 1 से लेकर के 999 तक की गिनती में 2889 अंक होता है। अंक दिया हुआ है 489, इसका मतलब गिनती निश्चित रूप में 99 से ऊपर गई होगी, लेकिन निश्चित रूप में गिनती 999 से पीछे रही होगी। तो हम क्या करते हैं कि 189 अंक जानते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक की गिनती में पाया जाएगा, तो हम 489 अंक में से 189 अंक को घटा दिए तो कितना अंक बचा, 300 अंक बचा। अब जब हम 1 से लेकर के 99 तक गए, अब क्या होगी, गिनती स्टार्ट होगी कहां से, 100 से गिनती स्टार्ट होगी। 100 से क्या होगी, गिनती स्टार्ट होगी। कहां तक जाएगी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन
ये बात की तो जानकारी है ना कि गिनती 3 अंकों की ही होगी, क्योंकि अगर गिनती 4 अंकों की होती तो निश्चित रूपेण 4 अंक में तो 1 से लेकर के 999 तक जाना होता। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि भाई कितना नंबर है ये बात हमको पता नहीं है, लेकिन हर एक नंबर 3 अंकों का है। तो हम क्या करते हैं कि 100 से गिनती स्टार्ट होगी तो हर एक नंबर कितने अंकों का होगा, 3 अंकों का होगा। कितना नंबर है, मान लीजिए n नंबर है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं? कहने का ये अर्थ है कि जब गिनती 99 तक गई होगी तो 189 अंक खत्म हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो 100, 101, 102, 103, 104, 105 इसी तरह से गिनती आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब गिनती बढ़ेगी तो निश्चित रूप में 1 से लेकर के 999 के अंदर है, तो हर एक संख्या 3 अंक का होगा। यानी ये जो 300 अंक बना हुआ होगा ना, समझना भाई, ये जो 300 अंक बना हुआ होगा ये 3 अंकों की संख्या से बनल होगी। तो बताओ 300 डिजिट, समझना, 300 डिजिट बनाने के लिए 3 अंकों की कितनी संख्या चाहिए? यानी 3 अंकों की कितनी संख्या 300 डिजिट का निर्माण कर देगी? 3 अंकों की कितनी संख्या 300 डिजिट की निर्माण करेगी? तो याद रखना 3n बराबर 300 है तो n बराबर कितना होगा? इसीलिए n बराबर हो जाएगा 100। यानी गिनती यहां पर n बराबर 100 हुआ, यानी 100 संख्या और है। यानी n कितना है? 100 है। n कितना है? 100। दैट मीन्स जब n 100 है, n क्या है? 100 है, n क्या है? 100 है, यानी 100 संख्या और है। क्या है यहाँ पर? 100 संख्या और है, 100 संख्या और है, ठीक है। तो 99 को नंबर उधर है, 100 यहाँ है, 100 यहाँ है। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ? 199 तक। यानी गिनती गई होगी 199 तक। गिनती कहां तक गई होगी? 199 तक। तो जिसने जाएंगे तो लिखिएगा 1 2 3 4 197 198 199, ठीक है। तो अंतिम अंक पूछ रहा है 489वां अंक क्या होगा? 9 होगा। तो उत्तर 9 हो गया। अब इसको 1 सेकंड में कैसे बताएंगे बनाएंगे, ये ध्यान रखिए। 1 सेकंड में इसको बनाने का जुगाड़ हम बता रहे हैं। देखना, गिनती शुरू हुई है, गिनती है 1 2 3 4, इसी तरह से जा रहा है। 489वां अंक पूछ रहा है, 489वां अंक पूछ रहा है। और आपको पता है कि 489वां अंक अगर हम देख रहे हैं तो 1 से लेकर के 9 तक में तो 9 गो डिजिट होता है, ठीक है। 1 से लेकर के 99 तक में 189 डिजिट होता है। 1 से लेकर के 999 तक में 2 8 8 9 2889 डिजिट होता है। 1 से लेकर के 9999 तक में 3 8 8 8 9 डिजिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 489वां अंक अगर पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे ये कि 1 से लेकर के जब 99 तक गिनती गई होगी तो कुल मिला करके 99 गो नंबर रहा होगा और 189 गो डिजिट रहा होगा, ठीक है। 189 गो डिजिट। लेकिन हमको 489वां अंक क्या फाइंड करना है, तो 489वां अंक में से अगर 189 अंक को घटा देंगे तो कितना बचे? 300 डिजिट बचेगा, ठीक है। और ये 300 जो डिजिट बचेगा ये किससे बन रहा होगा? तो गिनती निश्चित रूप में 100 से स्टार्ट हो रही होगी और जा रही होगी, तो यानी 3 अंकों की संख्या से बनी होगी। यानी 3 अंकों की कितनी संख्या? 3 अंकों, देखिए जो गिनती है 100 से स्टार्ट हो रही है, तो 100 में कितना अंक? 3 अंक। यानी जो 300 अंक बना हुआ होगा ये 3 अंकों की संख्या से बनी होगी। तो हम क्या लिखेंगे? 3 अंकों की n संख्या 300 डिजिट बना रही है। 3 अंकों की n संख्या 300 डिजिट बना रही है, तो 3n इक्वल 300, इसीलिए n हो जाएगा कितना? 100। यानी 100 संख्या मिलके 300 अंक बना रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 100 नंबर ई हो गया, अब पहले से 99 गो नंबर है तो 199 तक गिनती जा रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसी तरह से
98, 199, यहाँ जब पहुंचेंगे तो 489 गो अंक पूर गया होगा, तब कह रहा होगा। अगर अंतिम एक अंक पूछ रहा है तो अंतिम एक अंक 9 है। अगर 2 अंक पूछता तो 99 होता, 3 अंक पूछता तो 199 होता, 4 अंक पूछता तो 8199 होता। बहुत चीज पूछा जा सकता है, समझ रहा है इस चीज को। बहुत बढ़िया वीडियो है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। वीडियो लंबा होते जा रहा है लेकिन हम 1 घंटा में आपको छोड़ देंगे, इसको समझिए खाली। आइए, सब सवाल को बढ़िया से समझना है, कहीं भी थोड़ा सा शंका संकोच नहीं रखना है। कह रहा है समझिए, टाइम एंड वर्क का सवाल है, बड़ा मतलब आसान सवाल है। इसको देखिए क्या कह रहा है कि x किसी काम के 1/3 भाग को 6 दिन में पूरा करता है, y उसी काम के 1/3 भाग को 8 दिनों में, और z उसी काम के 3/4 को 12 दिनों में पूरा करता है। तो वे एक साथ मिलकर n दिनों तक काम करते हैं, तब x और z काम छोड़ देते हैं और अकेला y शेष काम को पूरा कर लेता है। काम को 8.2/3 दिनों में पूरा करता है, तो n किसके बराबर है? बहुत बढ़िया सवाल है। टाइम एंड वर्क में तो छक्का मार मार के पढ़ा है इसको 5 साल पहले, ठीक है। देखिए, कहता है कि x किसी काम के 1/3 भाग को, देखना x है किसी काम के 1/3 भाग को पूरा कर रहा है कितना दिन में? 6 दिन में। कितना दिन में? कितना दिन में भाई? 6 दिन में पूरा कर रहा है। कितना दिन में? 6 दिन में। अरे यार क्या है, 6 डेज में पूरा कर रहा है। 1/3 काम 6 दिन में हो रहा है। हम चाहते हैं पूरा काम अगर x से करवाया जाए तो कितना काम करेगा? देखो, 3 पूरा काम है, 3 पूरा काम है, उसमें से एक हिस्सा 6 दिन में कर रहा है, तो 3 हिस्सा 18 दिन में करेगा। तो देखिए, x जो है 1/3 काम 6 दिन में कर रहा है, तो निश्चित रूपेण x पूरा काम को करने में 3 छके 18 डेज का समय लेगा, ठीक है। अब दूसरा है y उसी काम के 1/3 भाग को, y है उसी काम के 1/3 भाग को करने में, वह उसी काम के 1/3 भाग को करने में 8 दिन लेता है, 8 डेज। भाई समझना, काम पूरा है एक, उसका तीसरा भाग 8 दिन में करता है, ठीक है। यानी 3 भाग काम में से 1 भाग काम वो 8 दिन में करता है, तो पूरा काम क्या दिन में करेगा? 1/3 अगर 8 दिन में करता है तो 1 पूरा करने के लिए 3 उधर चल जाएगा, 24 हो जाएगा। तो y कर देगा कितना दिन में? 24 डेज में, ठीक है। और z उसी काम के 3/4 को, z भी एक आदमी है जो काम के 3/4 भाग को कितना दिन में करता है? भाई समझ इधर, 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 3/4 काम को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम यानी 3/4 की जगह हम 1 चाहते हैं हो जाए, हम चाहते हैं 3/4 की जगह 1 हो जाए, तो 1 होने के लिए 4 भाग में उधर जाएगा, क्या होगा? गुना में, तो क्या हो जाएगा? 12 गुना 4, और 3 ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा? नीचे, तो क्या हो जाएगा? 16 डेज। अब देखो, यहां हम ये बोल रहे हैं कि 4 इधर है तो उधर जाएगा, जाता उता नहीं है, ये हम बाद में पढ़ाएंगे कि होता क्या है। कहीं भी अगर x + 6 बराबर 15 दिया हुआ है तो कहीं कहीं पढ़िएगा, बोलेंगे गुरुजी लोग कि 15, 6 इधर है, इस बगल आएगा, हाँ, तो 9 बचेगा। 6 इस बगल नहीं जाता है, होता क्या है एक्चुअल में कि हम -6 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो 6 और -6 कट जाता है, उधर -6, 15 में से 6 गया 9 हो जाता है। वो बैलेंसिंग रूल है, हम बताएंगे आपको। तो क्या हो गया भाई? z पूरा काम को कितना दिन में कर लेगा? तो z पूरा काम को, एक सेकंड, तो z पूरा काम को करने में कितना दिन लगाएगा? z लगाएगा, समझना, z लगाएगा भाई 12 के 48/3 यानी 16 दिन। देखो, कोई दुख तकलीफ है तो बताना। अब इस चीज को यहां से हम मिटा रहे हैं भाई, इसको तो समझ गया होगा आप लोग, समझे होंगे बहुत बढ़िया से। इस सब में कुछ दम है नहीं। आइए, दम जहां है वहां पर चलते हैं। देखिए इसको भाई, x अब पूरे काम को 18 दिन में कर रहा है, y पूरे काम को 24 दिन में कर रहा है, और z उसी पूरे काम को 16 दिन में कर रहा है,
ठीक है। तो जरा बताइए, मान लेते हैं हम कि काम कुछ है, तो काम मान लेते हैं इसी का एलसीएम, ठीक है। तो 8, 24 और 16 का एलसीएम देखिए ना, 18, 24 और 16 का एलसीएम हम एलसीएम निकालने के लिए भी बताए हैं। 18, 24 और 16 का एलसीएम भी निकालने बताए हैं। 1 सेकंड में आप निकाल लीजिएगा। देखिए इस तीनों में सबसे बड़ी संख्या जो है उसको एलसीएम मान लीजिए, तो 24 है बड़ी संख्या, इसको एलसीएम मान लीजिए। और एलसीएम का प्रॉपर्टी कहता है कि एलसीएम दी गई संख्याओं से पूर्णतः कटती है। तो क्या 24 18 से पूरा कटता है? तो कहिएगा नहीं सर, 24 18 से पूरा नहीं कटता है, क्योंकि 18 में है कौन चीज, 18 में है 6 और 3। 6 से तो 24 कट रहा है, ठीक है, लेकिन 6 से 24 क्या कर रहा है, कट रहा है। और 3 यहाँ देखिए 6 से पूरा कट रहा है, 3 से भी 24 कट रहा है। तो आप क्या करेंगे कि देखना 6 और 3 है 18 में, लेकिन यहाँ 24 में क्या है, 24 में क्या है, 4 तिया 12 दूना 24 है ना जी। तो 3 3 है ये है इस 6 में, देखिए इस 6 में 2 3 है, एगो 3 और चाहिए, ठीक है, एगो 3 और चाहिए कटने के लिए, ठीक है। 24 तिया 72, तो 18 से 72 कट जाएगा। कोई दुख तकलीफ है तो बता यहां तक। अब 24 से तो कटिए जाएगा, 16 से कटेगा, 16 से कहिएगा कटने के लिए। तो 16 में क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। इस 24 में देखिए क्या है, 2 गुना 2 4 गुना 8 तिया 24 गुना 3 हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ 16 में 4 गो 2 है, यहाँ पर 3 गो 2 है, एगो 2 और दे देंगे तब कटेगा। तो 24 तिया 72 दूना 144 एलसीएम हो गया। या अगर अभी आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी आपको इसका डिस्कस हम बढ़िया से करेंगे, तब आप समझिएगा, ठीक है। बहरहाल एलसीएम आपको जैसे लेना है ले लीजिए। तो 144 एलसीएम हुआ, इसका मतलब कि 144 ऐसा काम है जिसको ए अकेला 18 दिन में कर लेगा, बी अकेला 24 दिन में करेगा, जेड अकेला 16 दिन में करेगा। तो बताओ कि एक्स जो है 18 दिन में 144 काम करता है, तो देखना x जो है 18 दिन में 144 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 144 बटा 18, तो 8 काम पर डेज। y क्या करेगा, 24 से 144 को काटिएगा, क्या होगा, हाँ 24 छके 24 छके देखिए ना, 24 छके 6 चौके 24, 6 दूना 12 2 14, 24 छके 144, यानी y जो है 6 काम पर डेज करेगा। और जेड क्या करेगा भाई, जेड क्या करेगा, 16 9 144, यानी 9 काम पर दिन करेगा। अरे भाई समझ। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। अब x 8 काम डेली कर रहा है, y 6 काम डेली कर रहा है, जेड 9 काम डेली कर रहा है, समझना। अब कह रहा है कि, अब यहां समझना, अब कह रहा है पूरा कर सकता है, सभी एक साथ मिलकर, कह रहा है कि सभी एक साथ मिलकर n दिनों तक काम किया। दैट मीन्स n दिन तक सब मिलके काम किया, यानी x प्लस y प्लस z सब मिलके एक साथ क्या दिन काम किया, n दिन तक काम किया, ठीक है। तब x और z काम छोड़ देते हैं, यानी x y z तीनों मिलकर n दिन तक काम किया, और n दिन काम करने के बाद x और z काम छोड़ देता है। x और z क्या करता है, काम छोड़ देता है, यानी x y z तीनों मिलकर n दिन तक काम करने के बाद x और y और z तीनों मिलकर n दिन तक काम करता है, उसके बाद x और z काम छोड़ देता है, x भी काम छोड़ देता है, z भी काम छोड़ देता है। तो बाकी काम को कौन कर रहा है, y कर रहा है, ठीक है। और वह बाकी काम को 8 तिया 24 2 26 बटा 3 दिनों में पूरा कर लेता है। देखना ये जो है वह बाकी जो काम बचा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड मिल करके n दिन काम किया, जो काम हो गया उसको हटाइए, जो काम बच गया उस काम को 8 तिया 24 2 26 बटा 3 दिन में वह पूरा कर लेता है। समझ कर रहे हैं, यानी वह काम को पूरा कर रहा है कितना दिन में, 8 तिया 24 2 26 बटा 3 दिन में, 26 बटे 3 दिन में वह बाकी काम को पूरा कर रहा है। समझना, बाकी काम को
पूरा कर रहा है। तो जरा बताना कि 26/3 दिन तक काम वह किया, और वाई का कैपेसिटी कितना है काम करने का। तो कहिएगा सर वाई तो डेली 6 काम करता है, तो 26/3 दिन तक हर एक दिन 6 काम के दर से कितना काम करेगा, 6 3 दूना 6, 26 दूना यानी 52। यानी समझना 144 काम में से 52 काम केवल कौन किया है, वाई किया है। ठीक, तो 4 में से 2 गया 2, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 56 काम अकेला वाई किया है, अब बचा 92 काम। यही 92 काम कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड कर रहा है। तो देखना एक्स एक दिन में करता है 6 काम, वाई एक दिन में करता है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, एक्स एक दिन में काम करता है, एक्स एक दिन में काम करता है 8, वाई एक दिन में काम करता है 6, और जेड एक दिन में काम करता है 9। तीनों मिलके काम कर रहा है, तो 9 6 15 8 23, यानी 23 काम प्रतिदिन किया कौन, एक्स वाई जेड। ठीक है, 23 काम प्रतिदिन किया, और कितना दिन तक किया, n दिन तक किया। ठीक है, तो शेष काम ने किया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा कितना, 92। तो हो गया n बराबर 23 चौके 92 यानी 23। ठीक है, ठीक ना, तो 23 चौके 92। तो जरा बताइए, तो कहता है n किसके बराबर है, देखना यहां तो समझना, बात को समझिए। यहां पर कोई दिक्कत, यहां पर यहां 92 हुआ। ठीक है, अब जरा बताना कि 8 6 14 9, देखिए ना 9 6 15 8 23, 9 6 15 8 कितना हुआ 23। 23 काम प्रतिदिन कर रहा है, और टोटल काम है 92। 23 काम प्रतिदिन कर रहा है, टोटल काम है 92। यानी देखना 23 काम प्रतिदिन कर रहा है, और काम कितना है 92 है। ठीक है, काम कितना है 92, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, काम कितना है 92, 23 काम हर दिन कर रहा है, तो कितना होगा, 4 काम डेली करेगा। कितना करेगा, 4 काम डेली करेगा, सॉरी, तो 4 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, ये भी यूपीएससी सीसीएट 2025 का पूछा हुआ है। तो यहां तक में अगर कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको खांसी हो रहा है, आगे हम कल बताएंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को आगे बता देंगे। और है कोई, ये सब जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, ये सबको करके कल आइएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करके देखिएगा, बहुत आसान है लेकिन देखने में केवल बड़ा है। ये सब इसको करिएगा बाद में। आइए, ये सब भी क्वेश्चन हम कल आपको करवा देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए और प्रयास करिएगा कि घर में बनाने का। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यही करते हैं समाप्त। धन्यवाद आप सबों का, आप सबों ने इतना समय दे करके इसको समझने का कोशिश किया, समझे कि नहीं। धन्यवाद आप लोगों को। चलिए, आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया हो।